हेलो, चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और 2-3 सोर्स में अलग डेटा में लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अपन को लिखना है एक सिंपल वाली चीज़ और एक जेनरिक आंसर। तो जो यूजीसी की स्थापना है वो अपन क्या मानते हैं, 28 दिसंबर 1953। अब कुछ सोर्स वाले ना इसको कब से मानते हैं, 1956 से, जब संसद का अधिनियम पारित हो गया था। बट एक्चुअल में कब बन गया था, 28 दिसंबर 1953। और जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे इसके, शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर। और यदि कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि अधिनियम 1956 के अनुसार, तो ये चालू हुआ है 1956 से, और उसके हिसाब से पहले अध्यक्ष हो जाएंगे सीडी देशमुख। यदि अधिनियम बनने का हम बात करें तो पहले अध्यक्ष वहां पे सीडी देशमुख थे। और कहीं भी किसी ने सीडी देशमुख का नाम सुना होगा, कहां पे याद आ रहा है, आरबीआई, हाँ वही वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित 3 मुद्दों को लिखिए। अब यहाँ पे सुरक्षा से मुद्दे लिखे हैं तो नाम लिख लो, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS। जो NCRB नाम सुना होगा ना, तो उसी का एक डेटा एनालिसिस का एक टूल है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS। तो जो भी अपने आप होते हैं महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं कि घरेलू अपराध कितने हो रहे हैं, या बेसिकली वायलेंस वाले केस कितने हैं, हरासमेंट वाले कितने हैं, तो उसका ये एल्गोरिथम के बेस पे बताता है। तो इसके अनुसार जो भारत में सबसे बड़े 3 मुद्दे महिला सुरक्षा के लिए, तो पहला तो है महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा। फिर जो सेकंड सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अपने यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट। जो तीसरे नंबर पे अपना मुद्दा आता है वो है ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन हरासमेंट। और जो चौथा है तो वो ये है ट्रांसपोर्टेशन है, अपने रोडों पे होने वाली छेड़खानी, मतलब कार्यस्थल ना बोल के मतलब रास्ते में होने वाली, चौथे नंबर पे आ जाता है। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा चिंताजनक मुद्दा माना गया है तो वो माना गया अपने इंडिया में ऑनर क्राइम्स के लिए, ऑनर किलिंग वगैरह नाम सुना होगा ना, तो इनके लिए ऑनर क्राइम्स को जो सबसे बड़ा मुद्दा माना गया है। रीजन क्या है कि बाकी जो अपन ने 4 मुद्दे लिखे हैं तो वहां पे ना परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होता अपराधियों को, लेकिन ऑनर किलिंग वाले केसेस में क्या होता है, अपराधी को समाज और परिवार दोनों का समर्थन मिल जाता है। तो जो भी इसके अपराधी होते हैं कभी वो सामने आ ही नहीं पाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संरचना, तो आइडियली सबको पता ही होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन को किसको रिप्लेस करना था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। बट प्रैक्टिकली अभी तक पूरी रिप्लेस नहीं हो पाई है। तो संरचना में क्या है, सबसे ऊपर क्या होना होगा इसका, एक चेयरमैन। फिर उसके बाद क्या होगा इसका, एक सचिव। उसके बाद सदस्य। उसके बाद इसमें ना अलग अलग काम के लिए इन्होंने बोर्ड बनाए हैं, और टोटल 3 बोर्ड अपने काम के हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए बोर्ड बनेगा, मतलब बेसिकली MBBS डिग्री के लिए। एक बनेगा PG वालों के लिए बोर्ड, और एक बनेगा मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड, जो कॉलेज के लिए क्या करेगा, उनकी मान्यता प्रदान करेगा और उनकी रेटिंग करेगा। ठीक है। इसके अलावा 2 कमेटी और बनेगी, तो एक बनेगी एडवाइजरी कमेटी जो समय समय पे सलाह देती जाएगी, और अगली बनेगी एक इथिकल कमेटी।
सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर एक विवाद भी हुआ था, थोड़ा सा एक चरक शपथ वाला। किसी के बाद जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं ना, वो सब एक शपथ लेते हैं, उसको शायद हिप्पोक्रेटस ऐसा कुछ बोलते हैं, वो कोई यूनानी देवता की शपथ लेते हैं। तो लास्ट ईयर ना 2-3 एम्स ने अपने यहाँ जो शपथ करवाई थी, तो उन्होंने चरक संहिता की शपथ करवा दी थी। तो 2-4 लोगों डॉक्टर ने क्या बोला कि ये शपथ लेना क्या हो गया है, इलीगल हो चुका है, क्योंकि मेडिकल का जो इथिकल कोड है वहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, वही उनकी जो उनकी बेसिकली ग्रीक वाली जो ओथ है। और अपन के यहाँ पे आप शायद ऐसा चल रहा है, इथिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि हम भारत में किसकी शपथ चालू करें, चरक संहिता वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। NVCT क्या है? तो सबसे पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देंगे क्वेश्चन को डील करने में, कि सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख दो, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। सेकंड चीज अपन लिख देंगे कि किसके अंदर कार्य करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर अपन लिख देंगे थर्ड पॉइंट में इसके प्रमुख कार्य, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर अपन लिख देंगे इसके कार्य। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जो भी ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों के लिए। सेकंड, ये ट्रेनिंग के क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है। अगली चीज जो थर्ड मुख्य कार्य है, तो जो भी औद्योगिक संस्थान है उनसे समय समय पर सलाह मशवरा लेती है कि किस हिसाब के लोग आपको चाहिए, ताकि हम उस हिसाब की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते जाएं लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, वृद्धजन नीति। तो कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो अपन थोड़ा सा एक लाइन में दिखा देंगे कि अभी अपने यहाँ पे कौन सी वृद्धजन नीति चल रही है। तो कौन से साल वाली चल रही है? 2011 वाली। हाँ, उसका अपडेट नहीं हुई है। तो जो अपन अभी जी रहे हैं वो 2011 की नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्ड एज पे चल रहे हैं, या सीनियर सिटीजन। ठीक है। अब इसके 3 मुख्य प्रावधान। तो सबसे मुख्य प्रावधान क्या है कि ये डिफाइन करता है बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए। तो जो भी 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो सब क्या माने जाएंगे अपने भारत में? बुजुर्ग माने जाएंगे। सेकंड चीज, एक्ट का नाम लिख लो, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो सेकंड चीज, ये पॉलिसी बोलती है कि ये जो एक्ट है इसको 100% इंप्लीमेंट किया जाए। अब ध्यान से थोड़ा सा एक्ट का नाम पढ़ो। तो ये एक्ट ना बहुत ही खतरनाक चीज है, मतलब यदि कोई बुजुर्ग आदमी अपने पीछे पड़ जाए तो। अब वहां पे पढ़ो, उस एक्ट में सिर्फ पेरेंट्स लिखा है कि सीनियर सिटीजन भी लिखा है। तो यदि तुम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे हो ढंग से, तो तुम्हारे अगेंस्ट केस कर सकते नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तुम किसी के घर में किराए से रह रहे हो और अंकल की एज है 65-67 साल या 60 से ऊपर है, और अंकल ने बोला कि बेटा मेरे लिए मेडिकल से दवाई ला दो, तुम किराएदार हो, तो मना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ एक्ट का नाम ध्यान से पढ़ो, अंकल केस कर सकते हैं तुम पे। ठीक है। मेंटेनेंस एक्ट क्या बोल रहे हैं कि यदि आप किसी आदमी की पोजीशन में रह रहे हैं, मतलब पोजीशन मतलब आप उसके घर पे किराए से रह रहे हैं, तो वो आदमी आपका पिता भली नहीं हुआ, लेकिन आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आप उसकी मदद करें जब भी उसको सहायता की जरूरत पड़े। सिमिलर बेसिस पे यदि तुम अपनी रोड पे कभी जा रहे हो और किसी बुजुर्ग आदमी ने लिफ्ट मांगी है, तो लिफ्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, नहीं दे रहा हो तो इस एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि बेसिकली वो पर्सन इन नीड कहलाते हैं। आपको नहीं पता वो आदमी बीमार है, दुखी है, और तुम ऐसे निकल लिए हो। तो ध्यान रखना, जो भी किराए से रहने वाले हो, तो मकान मालिक निपटा सकता है कभी भी। एकदम आगे बीमार पड़ जाए, बोले हॉस्पिटल लेके नहीं गए, चल क्या क्या
किराएदार 60 प्लस मकान वाले पे केस कर सकता है फिर? हाँ कर सकता है। ये भी दिक्कत है कि तुम 30 साल के मकान किराएदार 60 का, वो केस कर दे कि बीमार पड़ा था मकान मालिक लेके नहीं गया। तो इससे अच्छा एकदम अपनी एज के आदमी रखो। चलो थर्ड इसकी जो प्रोविजन है, तो इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट को ना सोशल इंक्लूजन पे काम करना है, वही वृद्धाश्रम वगैरह बनाने हैं, ठीक है, वृद्धों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और चौथा काम का प्रावधान जो इसमें है कि गवर्नमेंट को ना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेजर डेवलप करना है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो सुना होगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये सारी स्कीम्स हैं बहुत सारी जो चल रही हैं, वो सब इसी के लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब आया, इसके उद्देश्य। तो क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहला तो कब आया और दूसरा इसका उद्देश्य। तो आया कब था? 2001 में, ठीक है। अब इसके उद्देश्य जो थे, तो पहली चीज तो क्या था, यूनिवर्सल एजुकेशन। अब ये जो यूनिवर्सल एजुकेशन है सबके लिए कि सिर्फ 6 से 14 के लिए था। तो ध्यान रखना, सर्व शिक्षा अभियान की कमियों को दूर करने के लिए अपन क्या लेके आए हैं, समग्र शिक्षा अभियान, और उसमें कंप्लीट स्कूलाइजेशन को हमने कवर किया है, ठीक है। सेकंड जो इसका प्रमुख उद्देश्य था वो था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना या क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगली चीज, लड़कियों का एनरोलमेंट रेट बढ़ाना या रेशियो बढ़ाना। और जो इसका सबसे अच्छा प्रावधान था ना, वो आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इवन बहुत सारे कमेंटर बोलते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को हम भूल गए हैं। तो इसने क्या बोला था कि जो भी हमारे यहाँ पे ना कि बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, अब उसके लिए सिर्फ पैर में प्रॉब्लम है, बाकी उसकी पूरी बॉडी सही है, तो उसको आप पीएच वाली स्कूल में मत पहुंचाओ, उसको आप कहाँ पे पहुंचाओ, नॉर्मल स्कूल में पहुंचाओ, और स्कूल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। तो इसकी ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नॉर्मल स्कूल खोलना चालू कर दिए, कि जैसे उन्होंने बोला कि कोई बच्चा है जो बेसिकली तुम्हारे थैलेसीमिया वाले होते हैं, तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट इक्वल रहता है, तो उनको आप अलग से स्कूल की जगह कहाँ पहुँचाओ, नॉर्मल स्कूल में लेके जाओ, भले उनका अपीयरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, ताकि सोशल इंक्लूजन हो पाए। तो ये वाली चीज़ इसमें नहीं मानी गई है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रोविजन था। इवन ये नई शिक्षा नीति में भी नहीं है कि जो आपके विशेष रूप से वंचित बच्चे हैं उनके लिए भी एक सामान्य स्कूल में भर्ती किया जाए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? तो लिख लो नाम यूनिसेफ। जब भी कभी एजुकेशन बच्चे होना तो यूनिसेफ के नाम से फेंक देना कुछ भी, और सही मान लिया जाएगा। गलती से मतलब ना WHO लिख दिया वहां पे, शिक्षा में एकदम WHO आ गया, तो जब भी एजुकेशन दिखे तो बढ़िया क्या लिख देना, यूनिसेफ लिखना अपने लिए। चलो अब डेफिनेशन लिख दी होगी। अब ना इसके लिए टोटल 4 चीज़ें जरूरी होती हैं शिक्षा को यूनिवर्सल बनाने के लिए। सबसे पहले तो जो शिक्षा है ना वो हमारे लिए इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो काम के 4 एलिमेंट होते हैं टोटल। सबसे पहले शिक्षा इंक्लूसिव होनी चाहिए, पहली चीज। सेकंड, शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए। थर्ड, एक्सेसिबल होनी चाहिए। सेकंड कंपलसरी, थर्ड एक्सेसिबल या सबकी पहुंच में होनी चाहिए, और चौथा अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और किसी को और ज्यादा लिखना हो तो दिखा सकते हो। SDG 4 जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, वो इसी के लिए है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, SDG 4। हाँ, सबसे पहला अपन ने लिख लिया था कि क्या होनी चाहिए, एजुकेशन इंक्लूसिव होनी चाहिए। सेकंड नंबर जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए। थर्ड नंबर एक्सेसिबल होनी चाहिए, और फोर्थ नंबर अफोर्डेबल होनी चाहिए। अब यहाँ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजुकेशन को यदि हम यूनिवर्सल कर रहे हैं तो उसको क्वालिटी एजुकेशन भी लेके आना चाहिए।
बट बहुत सारे लोग मना करते हैं, बोले क्योंकि क्वालिटी के पैरामीटर ना चेंज हो सकते हैं, कि यूएस में जो क्वालिटी का पैरामीटर होगा वो इंडिया में इक्वल नहीं हो सकता है, जो इंडिया में क्वालिटी का पैरामीटर है वो अफगानिस्तान में नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, चेंज हो जाती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कोई 3 मुख्य प्रावधान। तो यहाँ पे पहले वही लिख देना कि नई शिक्षा नीति कब आई है, 2020 में। चलो फिर लिखते जाओ इसके 3 मुख्य प्रावधान। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर है 3 से लेकर 6 साल की, उसका क्या किया जाए, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए कि 3 से 6 साल के हर बच्चे के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन दी जाए। ठीक है, अगला प्रावधान इसमें है कि बच्चे की ना 3री क्लास के आने तक उसको सिर्फ नंबर्स और पढ़ना सिखाया जाए, दुनिया जान की एक्टिविटी से दूर रखा जाए, सब उसकी न्यूमरेसी को बढ़ाया जाए और लिटरेसी को बढ़ाया जाए, कि उस चीज़ों को पढ़ना सीख जाए और थोड़ा बहुत सिंपल मैथ्स सीख जाए। सबसे काम का प्रोविजन है कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो उसकी मातृभाषा में दी जाए, प्राथमिक शिक्षा। अगला अपन लोग के हिसाब से बहुत सही है कि बचपन में ना तो ग्रेडिंग सिस्टम रखा जाए ना परसेंटेज सिस्टम रखा जाए, सिर्फ लर्निंग सिस्टम रखा जाए, मतलब जज मत करो, बस पढ़ाते रहो। जैसा अपने साथ आयोग कर ही रहा है 19 के बाद से, बस रिजल्ट मत दो, बाकी सब कराते रहो। ऐसे इसमें देखो ना, वगैरह एग्जाम लेनी नहीं बच्चों के 5th क्लास तक, ठीक है, टेस्ट तुम ले नहीं सकते हो, वीकली टेस्ट, कुछ होना नहीं है तो पास कैसे होगा, तो अपने साल जाता रहेगा, हर साल अपने आप आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि स्ट्रेस बहुत है बच्चों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। भारत में शिक्षा के निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है तो इसका प्रभाव सिर्फ नकारात्मक हो सकता है कि सकारात्मक भी। तो क्वेश्चन में कितने पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट। तो एक तो हो जाएगा एजुकेशन का पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ नेगेटिव। तो सबसे पहले आ जाओ पॉजिटिव इफेक्ट पे। चलो बताओ तुम लोग कि निजीकरण का सबसे अच्छा प्रभाव क्या हुआ है। क्वालिटी थोड़ी बाद में आई, उसके पहले शिक्षा तक पहुंच बढ़ गई है। देखा ना कि गांव-गांव में, गली गली में छोटे स्कूल चालू हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो इसकी एक्सेसिबिलिटी या पहुंच बढ़ी है निजीकरण से। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लिखा। सेकंड चीज कि ना पेरेंट्स के लिए ना चॉइसेस और ऑप्शंस बढ़ चुके हैं निजीकरण से, वरना पहले एक ही था, सब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर अगली चीज क्वालिटी बढ़ी है या गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लिखा। अगली चीज बच्चों में ना रचनात्मकता को बढ़ावा मिला है। बताइए सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होगा, और अपन लोग ही देख लो यार, जो मतलब अपन स्कूल में पढ़े हैं और जो भी आजकल भांजे पढ़ रहे हैं, मतलब कितना अंतर है यार स्कूल एजुकेशन में। मतलब मुझे अभी भी अच्छे से याद है ना कि मैंने 5th क्लास तक अपने ड्राइंग दी, और हमारे यहाँ जो मतलब मैं सर पढ़ाते थे वो सब एक ही चीज़ बताते थे हम लोग को ड्राइंग के नाम पे, लहरा तो वो तिरंगा झंडा, और ऐसा बना दो तिरंगा झंडा और पीछे एक झरना। और आजकल बच्चे देखो यार 2री 3री के बच्चे, वो प्रॉपर मतलब उनको सब पता है कि स्केच क्या करना है क्या करना है। सेकंड चीज़, फिर मैं था शिशु मंदिर में, तो मैं मतलब फिर और क्या चलता था, एक्टिविटी के नाम पे वो आलू प्याज के ठप्पे लगाते थे। किसी ने किए हैं घर से क्या, वो आलू प्याज काट के ठप्पे लगा के ले जाते थे। फिर वो मूंग की दाल चिपका के ले जा रहे हैं, मूंगफली चिपका के ले जा रहे हैं कि वो पहचाने की दाल कौन सी है। और आजकल देख लो बच्चे क्या क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मतलब ये चेंजेस तो आए हैं। चलो अब आ जाओ अपन, अब बताओ और कौन सा पॉजिटिव आए हैं इसके बाद।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है स्कूल एजुकेशन का। चलो अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम की है ना कि स्पोर्ट्स में ना इंटरेस्ट बढ़ा है। गवर्नमेंट स्कूल में पता ही है वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ कौन स्पोर्ट्स करवाएगा। और प्राइवेट में पता ही होगा सबके लिए कि मतलब 5 दिन के 5 दिन बचे रहते हैं यार, मतलब और ये अच्छी चीज़ है। मतलब जैसे दीदी की बेटी जाती है यहाँ क्वींस कॉलेज में ना, मतलब उसका हम देख रहे थे पूरा जो साल भर का कैलेंडर आता है, मतलब उनके 1 साल पहले से पता है उनके लिए कि क्या क्या करवाना है और कितना ज़्यादा मतलब प्रोएक्टिव बनवा रहे हैं बच्चों के लिए। कि सेकंड क्लास में ना उनके लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम पे पता है क्या था, गिटार और कॉन्गो था और हर बच्चे ने सीखा है सेकंड क्लास में। अब थर्ड क्लास में है ना, तो थर्ड क्लास में उनके लिए गिटार कंपलसरी है, अब कॉन्गो की जगह सेकंड इंस्ट्रूमेंट पे चले जाएंगे। लास्ट ईयर इन सब बच्चों को स्विमिंग सिखाई गई है, इस साल हर बच्चे को स्केटिंग सिखाई जा रही है स्कूल में। और डेली 1 घंटा पीरियड लगता है म्यूजिक का और 1 घंटा किसका लगता है इनका, वो स्केटिंग का, जो भी स्पोर्ट्स लेना, और स्पोर्ट्स सबको कंपलसरी लेना है। और जैसे ही अगले साल आएंगे ये लोग, तो अगले साल सोचो इन बच्चों के लिए क्या चालू हो जाएगा कि इनको डांस चालू हो जाएगा कि डेली आधे घंटे म्यूजिक सीखना है, आधे घंटे डांस सीखना है। मतलब समझ रहे हो, मतलब जब बच्चे 10वीं 12वीं तक जाएंगे कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे यार, कि मतलब उस पर गिटार बजाना भी आ रहा है, उस पर स्विमिंग भी आ रहा है, स्केटिंग भी आ रही है, डांस भी आ रहा है और गाना भी गा रहा है। अपन लोग देख लो स्कूल में बैठ के क्या कर रहे हैं, बस बेंच पे अपना नाम लेके जा रहे हैं। तो मतलब नए जनरेशन अच्छी आ रही है यार। चलो नेक्स्ट आ जाओ नेगेटिव पे। तो सबसे बड़ा नेगेटिव क्या हुआ कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। लिखा सेकंड, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा बढ़ता जा रहा है। लिखा चलो अगली चीज कि रचनात्मकता के नाम पे ना बेसिक लर्निंग को खत्म किया जा रहा है। ये बेचारे वो डांस में लगे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हो। लिखा अगली चीज, बच्चों में हीन भावना बढ़ती जा रही है। अपन ही देख लो, अपन ही हीन भावना से जी रहे हैं कि हम भी उस स्कूल में पढ़े होते तो आज क्या होता, क्या होता, पीएससी फिर भी दे रहे होते। चलो नेक्स्ट कि प्राइवेट स्कूल जो हैं ये ना बेसिकली मतलब एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या बोलें, तो बेसिकली इसको रिसोर्स ड्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। रिसोर्स ड्रेन का मतलब इस टाइप से है कि सरकार जो है, तो प्राइवेट स्कूल के लिए सरकार क्या करती है, कहीं ना कहीं ज़मीन फ्री में देती है, पता होगा सबने कि 2 रुपये 10 रुपये 100 रुपये के भाव में पूरी सरकार ज़मीन दे दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो सरकारी क्षेत्र में पैसा आ सकता था वो किसके पास चला जाता है, प्राइवेट हाथों में। तो कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म टाइप की कंडीशन इससे बढ़ती जाती है। मतलब जैसे तुमने फॉर एग्जांपल इंदौर में सत्य साई स्कूल का एक नाम ले लो या कोई भी स्कूल का नाम ले लो जो सिटी के बीचों बीच चल रही है, तो इन्हें ज़मीन खरीदी तो है नहीं है, सब सरकार ने दी है, 100 रुपये लीज पे 200 रुपये लीज पे होगी, तो सेम जगह गवर्नमेंट भी डेवलप कर सकती थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ अपन बढ़ते जाते हैं इस टाइप की चीज़ों से। अगली प्रॉब्लम जो आ जाती है, सबने IT का नाम सुना होगा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो अभी जो अपने बच्चों में डिप्रेशन वाले केस आ रहे थे कोविड के बाद ना, तो एक ना सर्वे हुआ था अपने इंडिया में, असर का नाम सुना होगा। तो असर ने सर्वे करवाया था, तो उसमें ये समझ में आया था कि जो भी अधिकतम डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं इंडिया में स्कूल एजुकेशन में, वो उन बच्चों में थे जो किसके थ्रू पढ़े हैं, ITE के थ्रू पढ़े हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन उन्होंने ये लिखा था कि आप ना 8th क्लास तक बच्चे को एंट्री करा देते एक बहुत ही क्रीम लेयर की स्कूल में, लेकिन 8th के बाद ना पेरेंट्स की कंडीशन नहीं हो पाती है। जैसे अपन इंदौर का एग्जाम्पल ले लें यार, डेली कॉलेज का नाम सबने सुना है। अब डेली कॉलेज की फीस वही 3-4 लाख रुपए साल की मान लो यार, तो 8th क्लास तक तो उसकी एजुकेशन क्या है, कम्प्लीटली फ्री है। तो कोई आदमी जो महीने के 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसने ITE के थ्रू बच्चे का एडमिशन कहाँ पे करा दिया है, डेली कॉलेज में। अब वो 8th के बाद किस क्लास में आए हैं, 9th में।
9th की फीस है 5 लाख, पापा की इनकम है 25,000, तो पढ़ाना पॉसिबल तो है नहीं है। अब वो अपनी इनकम के हिसाब से उसको कहाँ पढ़ाएंगे? कोई प्राइवेट स्कूल नॉर्मल या सरकारी स्कूल, तो बच्चा कभी कॉप अप कर ही नहीं पाता है। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि जब सब अपने अभी जब स्कूल आते हो तो एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, तो आपको समझ में नहीं आता था सबका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जब ऑनलाइन क्लास चालू हुई है, तो कोई बेचारा अपने घर पे मोबाइल में पढ़ रहा है, जिसके घर का बैकग्राउंड अलग दिख रहा है पीछे, और कोई अपने यहाँ पे एसी रूम में बैठ के पढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केस वहाँ पे आए हैं। फिर वो आपस में बातें होनी चालू हुई, ग्रुप बने कि अच्छा मेरे आईपैड में ये अपडेट आया, आईपैड में वो अपडेट आया। बेचारा वो कह रहा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, आईपैड होता क्या है। तो अब ये बोल रहे हैं कि आरटी को या तो क्लास कहाँ तक कर दिया जाए, 12 तक कर दिया जाए, कि बेचारा वो बच्चा कंटिन्यू करता रहे, या फिर आईटी को बंद कर दिया जाए। क्योंकि आप आदमी को बेसिकली ऐसी जगह पे ले जाकर खड़ा कर देते हो ना आईटी के थ्रू, कि जहाँ पे उसका स्टैंडर्ड मैच ही नहीं हो सकता है कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निःशक्त जन से आप क्या समझते हैं, भारत में उनकी स्थिति की विवेचना कीजिए। तो लिख लिया होगा सबने, क्या समझते हैं? पीडब्ल्यूडी लिख दिया होगा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। और भारत में इनको अपन क्या बोलते हैं? दिव्यांगजन। चलो अब भारत में इनकी स्थिति के लिए कुछ फैक्ट पे आ जाओ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ना भारत की कुल जनसंख्या में ना डिसेबल्ड परसेंट 2.21% है। तो ये तो नॉर्मल है। अब लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, 0 से 6 साल की उम्र में टोटल पॉपुलेशन का 7.62% है डिसेबल्ड। 0 से 6 ईयर की पॉपुलेशन में ना 7.62% है। सेवन 7.62% है। ठीक है, अगली चीज लिख लो। गवर्नमेंट जॉब में अलग अलग स्टेट 2% से लेकर 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं पीडब्ल्यूडीज के लिए। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। लेकिन टोटल जो अपने यहाँ पे प्राइवेट का डेटा कुछ ऐसा है नहीं है, तो जो गवर्नमेंट का डेटा है ना, तो उसमें 0.63% ही लोग हैं डिसेबल्ड जो गवर्नमेंट जॉब में है। नियम है लेकिन बहुत सारे स्टेट नहीं करते हैं 4%, 2 से लेके 4% चल रहा है स्टेट टू स्टेट। और जो टोटल अभी गवर्नमेंट वर्कफोर्स है ना, उसमें 0.63 से 67% के बीच में है लोग। एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कुछ भी इनका। 0.63 से लेके 0.67%, मतलब 1% से कम है, जबकि आइडियली होने चाहिए कम से कम 2 या 4% के आसपास। ठीक है, अगली चीज, पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो भी अपने आप बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनमें लगभग 2900 प्रत्याशियों को टिकट दिए गए थे लगभग। उसमें से केवल 12 या 13 ही थे जो पीडब्ल्यूडी को डिक्लेयर्ड थे। तो मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो है या नेग्लिजिबल ही अपन। उनतीस में से 12 या 13 लोग ही थे जो पीडब्ल्यूडी डिक्लेयर्ड थे। लिखा। नेक्स्ट डेटा, नॉर्मल एक आईएएस के डीएम बनने के चांस, या मतलब उसको मतलब क्या बोलना चाहिए बेसिकली, कि प्रॉपर वर्किंग पोस्टिंग मिलने के चांस 40% के आसपास रहते हैं, जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी के पोस्टिंग लेने के चांस सिर्फ 3% के आसपास रहते हैं। कि नॉर्मल कोई आईएएस बना है ना, तो 40% चांस है वो कलेक्टर बन जाएगा कुछ लिमिटेड टाइम में, जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी के चांस सिर्फ 3% ही है। तो मतलब यदि ये जॉब में जा भी रहे हैं ना, तो इनको कोई चैलेंजिंग रोल नहीं मिलते हैं। लिखा। चलो नेक्स्ट स्टैटिक्स लिख लो। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ने ना एक प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए
सर्वे कराया था कि कितने लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी को मतलब प्रेफर करते हैं, तो मोस्टली कंपनी का ये था कहना कि हम ना इन लोगों के लिए टैलेंट के बेस पे ना लेके ना डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के लिए रहते हैं। मतलब हम उस बेस पे इनको हमने रिक्रूट नहीं किया कि टैलेंटेड, तो हमने इसलिए लिया कि मैं ये दिखाने को हो जाए कंपनी में कि हम पर्टिकुलर इतने पर्सन लोग को रखते हैं अपने यहाँ पे जो डिसेबल हैं। तो एक तरह से 100 पीस टाइप के अप्रोच है अपने यहाँ डिसेबल्ड पर्सन की। लिखा, ये तो अपना डेटा हो गया। फिर अपन को यहाँ पर लिखानी थी इनकी स्थिति या इनकी पोजीशन को दिखाना था। तो अपन दिखा सकते थे कि भारतीय संविधान में इनको संवैधानिक अधिकार कौन से प्राप्त हैं, बताओ कौन सा आर्टिकल है। हाँ, पीडब्ल्यूडी के लिए आर्टिकल कौन सा है? 41। ठीक है, चलो वो हो गया। सेकंड हम दिखा सकते थे वही पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो 2016 का रिवीजन है। अगली चीज वही कि गवर्नमेंट को इनको 4% रिजर्वेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट चीज सुगम्य भारत अभियान, तो जो भी अपने यहाँ पब्लिक बिल्डिंग्स हैं सबको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा की क्या स्थिति है, इस क्षेत्र के मुद्दों पर भी प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं बालिका शिक्षा की स्थिति पे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में 20% का अंतर था, जो कि पूरे भारत में टॉप 5 स्टेट में अपन थे। मतलब सबको याद ही होगा, फीमेल का ऑलमोस्ट 60% और मेल्स का ऑलमोस्ट 80% है, तो बहुत बड़ा गैप है ये। लिख लिया। चलो अब मुझे जो भी डेटा मिला है तो मैं 2020-19 का डेटा बता रहा हूँ, उसके बाद मुझे डेटा नहीं मिला है नेट पे। तो नाम लिख लो रिपोर्ट का, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER असर। तो इसका जो पहला स्टेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश भारत के उन टॉप 3 राज्यों में है जहां आउट ऑफ स्कूल लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां आउट ऑफ स्कूल लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। और MP में 8.7% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। लिखा 8.7%। चलो नेक्स्ट लिख लो। अपने यहाँ जो कक्षा में 5वीं में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनमें से केवल 13.5 लड़कियां ऐसी होती हैं जो कक्षा पहली की किताब को पढ़ पाती हैं। सब 13 कक्षा 5वीं पढ़ने वाली लड़कियों में से केवल 13.5 ही पहली की किताब को पढ़ पाती हैं। चलो नेक्स्ट 64.3% लड़कियां जो कक्षा 8वीं में पढ़ रही थी वो इंग्लिश का सेंटेंस नहीं पढ़ पाती है। लिखा। नेक्स्ट अपने यहाँ प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वहां पर लड़के और लड़कियों का एनरोलमेंट रेट बराबर है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर स्कूल में जाते जाते हैं लड़कियों का एनरोलमेंट रेशियो अपने कम होता जाता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के 15.6 स्कूल में
लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। अब देखो टॉयलेट और फंक्शनल टॉयलेट में डिफरेंस ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल ये पंखा लगा दिख रहा है, देखो एक पंखा ये ऊपर यश के ऊपर अनूप के ऊपर दिख गया, और एक पंखा ये भी दिख रहा है, तो बस ये चल रहा है तो कौन सा पंखा हो गया है? फंक्शनल। तो स्कूलों में टॉयलेट तो हैं लेकिन या तो उनमें गेट नहीं है या उनमें फिर फॉर एग्जांपल पानी कनेक्शन नहीं है या बस डब्बा टाइप का बना हुआ है, तो फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं है। ठीक है, तो ये होगी अपने यहाँ पे महिला शिक्षा की स्थिति। फिर अपन आ जाते हैं इस क्षेत्र के विभिन्न मुद्दे। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ड्रॉप आउट रेट्स। कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है लड़कियों का। उससे बाद बड़ा मुद्दा है जेंडर बायस या लिंग भेद। ठीक है, खासकर ग्रामीण भारत में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत बड़ा मैटर है और बहुत सारे स्कूल्स लड़कियों को मना कर देते हैं कि उस टाइम पे स्कूल आने का अलाउ नहीं रहता है। अगला बड़ा मुद्दा इकोनॉमिक फैक्टर कि यदि घर की आर्थिक स्थिति सही ना हो तो पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाना प्रेफर नहीं करते हैं। अगली सबसे बड़ी चीज है कि अपने यहाँ स्पेशली एमपी में ग्रामीण क्षेत्रों में ना कि गांव और स्कूलों का डिस्टेंस 3 से 5 किलोमीटर होता है, तो इसलिए पेरेंट्स ना सेफ्टी की वजह से लड़कियों को 8वीं क्लास का भेजना प्रेफर नहीं करते हैं कि 8वीं तक की स्कूल तो मिल जाती है गांव में, बाकी जो भी गांव में उनको पता होगा कि जो भी फिर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी होती है तो गांव से 5-7 किलोमीटर दूर होती है, तो पेरेंट्स भेजना प्रेफर नहीं करते सिक्योरिटी की वजह से। और शायद 2-3 दिन पहले सबने पढ़ा भी होगा पेपर में, एक बिहार में नाव पलटी थी, जो पता है किसी को? 20-22 बच्चे बह गए थे और उसमें यही था कि स्कूल थी नदी के इस पार और गांव था नदी के उस पार, और बच्चों को पुल से पड़ता था 3-4 किलोमीटर दूर जाना, तो बच्चे लोग नाव से जा रहे थे, 35-36 बच्चे थे, और वो नाव जा रही थी रस्सी के सहारे, मतलब पानी का फ्लो बहुत तेज था, तो हवा रास्ते में जाकर रस्सी टूट गई और पूरे बच्चे बह गए थे। तो 15-16 रेस्क्यू हुए थे, 20 के साथ डेड बॉडी अभी भी नहीं मिली है, वो सर्च ऑपरेशन ही चल रहा है। तो सेम बिहार की हालत है, सेम अपने यहाँ भी होगी, गाँव में आते ही रहता है पेपर में जब चाहे कि बच्चे वो रस्सी का पुल पार करके जाते हैं स्कूल, ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिल जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए हैं? तो अपन लिख देंगे मध्य प्रदेश अब बीमारू की जगह क्या बोल रहे हैं ना, बेमिसाल राज्य हो चुका है। हाँ, आजकल पेपर में डेली आ रहा, मैं पढ़ रहा था, बीमारू से बना बेमिसाल राज्य, और निम्न प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रयास अपन ने क्या किया है कि भर भर के ITI खोल रहे हैं। सेकंड, अपन स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं। फिर अगला अप्रेंटाइज स्कीम चल रही है अपने यहाँ। नेक्स्ट एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है कौशल्य सेतु। कौशल्य सेतु लिख लिया? चलो नेक्स्ट लिख लो। अगली चीज, अपन इकलौते राज्य हैं जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए कैरियर काउंसलिंग देते हैं। बाकी कैरियर देते हैं, अपन सब काउंसलिंग देते हैं। अभी अपने को बताया लड़के लोग टैलेंटेड है, कैरियर बना ही लेंगे। लिखा? बस इतनी ही करना है अपन, इससे अलग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारत में चिकित्सीय शिक्षा असमान एवं पिछड़ी क्यों है? ठीक है, चलो
तो पहले एक स्टेटमेंट लिख लो। लिखो, भारत में केवल अमीर ही डॉक्टर बन सकते हैं। भारत में केवल अमीर ही डॉक्टर बन सकते हैं। लिखा, ये स्टेटमेंट है अमर्त्य सेन का। तो स्टेटमेंट्स अपने आप समझ में आ जाएगा चेक करने वाले को कि पिछड़ी और ये क्यों है। ठीक है, अब आ जाए अपन की पिछड़ी क्यों है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे अपन लिखते जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें मेडिकल एजुकेशन वाली। तो भारत में लगभग 580 के आसपास मेडिकल कॉलेज हैं और जिसमें 85,000 सीटें हैं डॉक्टर बनने की। 580 के आसपास लगभग फिगर बता रहा हूँ, ये कॉलेज हैं जिसमें 85,000 सीटें अपने यहाँ। MBBS वाली बात कर रहे हैं अपन। तुम्हें लग रहा होगा 50,000 सीटें बहुत ज़्यादा हैं या भी बड़ी हैं। पिछले 6-7 साल में, उसके पहले अपन 32,000 सीट के आसपास ही थी। अभी देखना इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं, जबकि अपने लिए रिक्वायरमेंट है हर साल लगभग 2 लाख डॉक्टरों की। अभी 85,000 के आसपास हो गई हैं और गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक 1 लाख के आसपास ले जाना। अभी तुमने पढ़ा भी होगा MP में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में सीट अपग्रेड हो गई हैं। लिखा, तो पहली चीज तो अपने सीटें बहुत कम है, पहली समस्या। सबसे बड़ी समस्या कि मेडिकल एजुकेशन भारत में सबसे महंगी एजुकेशन होती है। मेडिकल एजुकेशन भारत में सबसे महंगी एजुकेशन है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में अपने यहाँ MBBS की एवरेज जो फीस है वो 96 लाख के आसपास जाती है। MBBS की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सुपर स्पेशलिटी कोर्स जो होते हैं उनकी फीस कोर्स टू कोर्स चेंज हो जाती है। कि जो अपने यहाँ पे एक रेडियोलॉजी की डिग्री होती है उसकी एवरेज प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट का डेटा पे नहीं जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट की सीट्स बहुत कम है, प्राइवेट में उसकी फीस होती है लगभग 1.73 CR, 1,73,00,000 के आसपास। मतलब 96 लाख MBBS, 1,73,00,000 रुपए का की ये फीस है। जब रैंक आ रही होगी, इनकेस रैंक नहीं हुआ तो 1-1.5 करोड़ को लग जाता होगा डोनेशन। ठीक है, फिर यदि MD के बाद DM करने चले गए तो और फीस होगी 5-6 करोड़, मतलब 10 करोड़ में एक अच्छा डॉक्टर बनता है अपने यहाँ। ठीक है, अगली चीज, जो भी अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होते हैं उन सबको अपना एक हॉस्पिटल मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे सिर्फ 63% ही मेडिकल कॉलेज अपना हॉस्पिटल मेंटेन करते हैं, बाकी सब टाई अप पे चलाते हैं कि हॉस्पिटल और किसी का, कॉलेज और किसी का, जुगाड़ से चल रहा है। लगभग 63%। लिखा, अगली चीज, मेडिकल का जो सिलेबस है वो नेशनल लेवल पे आखिरी बार 1982 में रिवाइज हुआ था। मतलब वही पढ़ रहे हैं अपन लोग, मलेरिया हो जाए, कोनेन की छाल देनी है ताकि आदमी ठीक हो जाए। अगली सबसे बड़ी समस्या कि भारत में मेडिकल रिसर्च ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब इंस्टीट्यूट लेवल पे, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में सुन ही लेते हैं लड़के कुछ नहीं एक साइकिल तो बना ही लेते हैं 4 साल बाद, फिर वो आता है कि इन्होंने इनोवेशन के नाम पे साइकिल बनाई है। सिविल के लड़के होते हैं तो वो एकदम डामर बना देते हैं, कुछ भी मिला के कहते हैं नया डामर बनाया है। बट तुमने मेडिकल में नहीं सुना होगा कि इंजेक्शन लगाने की नई तकनीक ढूंढ ली कि एकदम पेशेंट बैठा है 10 फीट दूर से इंजेक्शन लगा दिया, तो वहीं के वहीं चल रहे हैं। चलो अगली चीज कि भारत में जो भी 70% मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कहाँ पे हैं? साउथ इंडिया में। लिखा, इसका अपन कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिहार में
हमारे यहाँ 1 लाख आदमियों पर 7 डॉक्टर हैं सिर्फ, जबकि हम कर्नाटक या तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर बढ़ के हो जाते हैं 59 से लेकर 63, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ के लोगों को डॉक्टरों की? बिहार। तो रीजनल डिस्पैरिटी है, बिहार में 1 लाख आदमियों पर 7 डॉक्टर हैं, जबकि यही आंकड़ा केरल तमिलनाडु में 59 से लेकर 63 के बीच में हो जाता है। चलो सेकंड डेटा और लिख लो इसमें कि जो हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे देश की लगभग 70% जनसंख्या रहती है, वहाँ पे सिर्फ 13% डॉक्टर काम करते हैं। 70% के लिए 13% डॉक्टर हैं और बाकी बचे हुए 30% के लिए 87% डॉक्टर हैं। लास्ट फिगर लिख लो कि भारत के 100% सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर, सुपर स्पेशलिटी मतलब जो पीजी के बाद थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, वो टियर 1 या टियर 2 सिटी में काम करते हैं। मतलब वो सिर्फ इंदौर भोपाल में है, वह तुम्हारे लिए सागर, शहडोल, रीवा जैसे जगह पे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि बड़े डॉक्टर। ठीक है, अगली चीज थोड़ी विवादित मुद्दा है, मेरे हिसाब से अवॉइड कर देना। जो सबसे बड़ा अपने आप पिछड़ा होने के रीजन है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप बोलते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी भी है कि जो टैलेंटेड वन लॉट होता है तो वो कभी सिस्टम में पहुंच ही नहीं पाता है, और जो थोड़ा सा मतलब कम डिजर्विंग होता है मेडिकल फील्ड में वो सिस्टम में बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। तो उस वजह से पूरी वो चेन रिएक्शन ही वैसा चलता रहता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वृद्धजन क्या होते हैं? भारत में इनकी स्थिति पर प्रकाश डालिए, तो लिख देना इसमें वही अपने यहाँ पे वृद्धजन तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं होते हैं, तो अपन किसके अकॉर्डिंग लिख देंगे? वही नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग कि जो भी 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वो सब भारत में क्या होते हैं? वृद्धजन होते हैं। चलो अब अगला आ जाओ, उनकी स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% आदमी थे 60 साल से ऊपर, जो 2041 तक लगभग 12% होंगे और 2061 तक 16 से 18% होंगे। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6 थे, 2041 तक 12% होंगे और 2061 तक 16 से 18% होंगे। इवन 2061 में अपन सब भी वही होंगे, मैं नहीं तुम भी हो गए। तुम देखो ना यार, मतलब 2-4 ही होंगे पूरी क्लास में जो 2000 के बाद पैदा हुए होंगे, बाकी सब वही चल रहे हैं 99, 97, 98। हाँ, तो सब बुजुर्ग हो गए, सब मजे करना पे बैठ के एकदम। तब अपन दे रहे होंगे एक आध बार और पीएससी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सबसे बड़ी जो वृद्धों के साथ समस्या है तो वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। भारत में स्थिति इकोनॉमिक सिक्योरिटी लिखा। सेकंड चीज, इनके साथ होने वाली हिंसक घटनाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, बातचीत हो या बाकी मारपीट हो, लिखा। चलो अगला लिख लो। सामाजिक रूप से इनका मेल जोल कम हो जाता है। स्थिति में मैं बता रहा हूं, सामाजिक रूप से मेल जोल कम हो जाता है। अब इसमें लिख लो डेटा। अपने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना एक दिल्ली एनसीआर में सर्वे किया था, तो उसमें हर 7 में से एक बुजुर्ग ने एक्सेप्ट किया है कि उसके साथ बाल बच्चे मारपीट करते हैं। 7 में से एक ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, हर 3 में से एक बुजुर्ग के लिए ना
बच्चे या नाती पोते अपने साथ कहीं भी लेके नहीं जाते हैं। तुम लोग की समस्याएं भविष्य की है। बस कंक्लूजन में लिख देना, भारत में इन सब की स्थिति सुधारने के लिए हम क्या लेके आए हैं, वही सीनियर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट 2007, और एकदम स्वर्ग में बदल देंगे अपन अब सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान कौन कौन से अनुच्छेद, चलो जल्दी जल्दी रिकॉल करते जाओ। सबसे पहला 21 ये हो गया, चलो उसके बाद 45, फिर 46 भी आ जाएगा। हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई, ठीक है। थोड़ा सा अपन लोग बीच में इमोशनल हो गए, अपन 29 और 30 भूल गए हैं, वो भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान थे, तो 29-30 लिख लेना। फिर अगला आ जाओ अपना 350A 350B लिखा, और पंचायती राज और उसमें जाएं तो आर्टिकल 243 ZH हाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन बोलता है, इसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए डायरेक्टिव है कि आपके लिए जो ग्रामीण लेवल पे स्कूलें चलेंगी उसके लिए आपको फंड प्रोवाइड करना है, तो ZH में ये लिखा हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले उच्च शिक्षा की स्थिति पे आ जाओ। छात्रों की संख्या के आधार पे अपन विश्व के तीसरे नंबर पे आते हैं उच्च शिक्षा में। छात्रों की संख्या के आधार पे अपन विश्व में तीसरे नंबर पे आते हैं। लिखा। अगली चीज, पिछले 5 सालों में भारत में 3 गुनी यूनिवर्सिटी हो चुकी है। दिख ही रहा होगा, मतलब जैसे मैं ही कॉलेज में आया था जब इंदौर में, सब एक ही यूनिवर्सिटी का नाम सुना था, एक DAV। अब देख लो हर 100 कदम पे की यूनिवर्सिटी खुल गई है, तो मैं पता नहीं लेकिन वो है। चलो अगला लिख लो, जो QS वर्ल्ड रैंकिंग आती है, QS वर्ल्ड रैंकिंग, तो टॉप 200 में भारत से सिर्फ 3 ही थे, और टॉप 100 में तो कोई यही नहीं था। लिखा। चलो तो ये अपनी स्थिति हो गई। और लिखो कि भारत में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, शॉर्ट फॉर्म में GER बोलते हैं, तो वर्ल्ड के विकासशील देशों में सबसे कम है और अपने यहाँ से 25.2% है। GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लिखा। चलो अगला लिख लो, जो अपने यहाँ पे PhD करने वाले लोग हैं, तो उसमें से सिर्फ 7.38% रिसर्च PhD होती हैं। अब अपन थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। PhD मतलब तुम लोग को रिसर्च ही होता है। रिसर्च PhD का मतलब क्या है कि तुमने बोला कि मैं PhD किस बात पे कर रहा हूँ कि इंदौर में अगले 10 साल में रेनफॉल का पैटर्न क्या होगा, तो ये कौन सी PhD कहलाएगी? रिसर्च PhD। अब तुमने PhD करी है कि इंदौर स्मार्ट सिटी में 6 साल से नंबर 1 पे क्यों आ रहा है, तो ये PhD हो गई है। लेकिन इससे ना सरकार को फायदा हुआ ना तुम्हें कुछ फायदा हुआ है, तो अपने रिसर्च PhD कम होती है। और इसी में ऐसा लिखा हुआ है कि अपने यहाँ जो PhD करने का सबसे बड़ा मोटिव होता है, तो वो होता है स्कॉलरशिप, कि लोग PhD इसलिए करते हैं कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लिखा। चलो अगली चीज, यहीं पे लिखा हुआ है
कि पता ही है सबको टॉप पे क्या होगा, सबसे कम कॉलेज में बिहार है, कि हर 1 लाख पॉपुलेशन पे जो कॉलेज होने चाहिए इसमें सबसे कम कॉलेज है बिहार में। और टॉप पे अनएक्सपेक्टेडली है तेलंगाना, सबसे ज़्यादा कॉलेज तेलंगाना में है। लिखा? चलो अगला, मतलब लिखना मत, एग्जाम में चलने लगेगा। अपन पाकिस्तान के बाद सेकंड नंबर पे कंट्री है जो R&D में सबसे कम पैसा खर्च करते हैं। मतलब अपन खर्च करते हैं अपने टोटल बजट का 1 साल का 0.6% और पाकिस्तान करता है 0.7%, और चाइना करता है 2.8%, इजराइल करता है 5.4%। ऐसा नहीं अपन पाकिस्तान के साथ चलते हैं कभी कभी। चलो अगला आ जाओ, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। तो सबसे पहले प्रयास पे आ जाओ, EQUIP एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। हाँ, EQUIP एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। तो ये 2019 से 2024 के बीच में है। इसके 2 बहुत अच्छे लक्ष्य लिखे गए हैं। पहली चीज़ तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% पे लेके जाना है, तब हर कोई MA करेगा, समझ रहे हैं। अब BA पे नहीं रुकना है, हर किसी को MA करना है। और सेकंड लक्ष्य है कि भारत के कम से कम 50 संस्थान होने चाहिए टॉप 1000 में। 1000 लिखा है उन्होंने, 100 नहीं बोला है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। चलो सेकंड लिख लो, राइज, RISE राइज प्रोग्राम, फुल फॉर्म लिख लो, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। इसमें क्या है, कॉलेजेस वगैरह को भर भर के पैसा दिया जाएगा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। चलो अगला लिख लो, ज्ञान नेटवर्क, GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक्स नेटवर्क। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE। लिखा? अगली चीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ऑटोनमस इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर रही है अब। ठीक है, फिर लिख लो MOOC, MWC मैसिव ऑनलाइन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बना रही है। स्वयं पोर्टल जैसे नाम लिख लेना, स्वयं प्रभा, ये सब MWC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर रही है। और सबसे लास्ट में लिख लो कि सरकार के द्वारा हर राज्य में कम से कम एक एम्स, एक IIT, एक IIM, एक NIT और एक IIIT खोला जाना है। तो जो भी अपनी डोमेन के टॉप कॉलेज होते हैं हर स्टेट में एक खोलना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? इस क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो पहले नाम लिख लो, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग। पता ही है सामाजिक रूप से वंचित वर्ग में क्या आते हैं, महिलाएं सब लिख लेना। इवन मध्य प्रदेश में पुरुष भी लिख सकते हैं लाडली बहना के बाद कि कुछ मिल ही नहीं रहा है वही वंचित हैं। तो लिख दो समाज के ऐसे तबके जिनको बाकी के मुकाबले कम सुविधाएं मिलती है, वो क्या हो जाते हैं? वंचित वर्ग। तो लिख देना मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जैसे भांजे। ताकि थोड़ा पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ देखो लड़का मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है। चलो इस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे बताओ।
सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गरीबी इनके समक्ष। चलो सेकंड मुद्दा, शिक्षा तक पहुंच नहीं होना। अगला मुद्दा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। अगली चीजें देखो, ध्यान रखना, वंचित वर्ग के पास ना बेरोजगारी नहीं है, रोजगार इन सबके पास है। इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट ना हो के ना अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो जिस चीज की प्रतिभा है उसको छोड़कर कोई दूसरा काम कर रहे हैं। जैसे तुम सब देखो सामने कि हर कोई आदमी मुकेश अंबानी बन सकता था, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए बैठा हुआ है। तो तुम लोग अनएम्प्लॉयड हो कि अंडर एम्प्लॉयड? अंडर एम्प्लॉयड। समझ रहे हो कि हर आदमी मुकेश अंबानी बनने वाला आज डिप्टी कलेक्टर के लिए लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगली चीज, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है इनके पास, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगली चीज, कुपोषण की समस्या। नेक्स्ट, वित्तीय संसाधनों का अभाव। और अगली चीज, इनके प्रति समाज में बनी हुई धारणाएं, सोशल स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप्स। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग के पुनर्वास हेतु मुद्दे कौन कौन से हैं? उचित पुनर्वास न होने के प्रभाव की भी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले पुनर्वास को डिफाइन करेंगे अपन इस क्वेश्चन में कि पुनर्वास से अपन क्या समझते हैं। ठीक है, अब पुनर्वास के समाज लोगों के समक्ष सबसे पहला मुद्दा होता है वो किसका होता है? जीवन यापन या लाइवलीहुड का। तो चले तो जाएंगे लेकिन वहां करेंगे क्या? दूसरा, लोगों के जो आसपास का सामाजिक ताना वाना होता है, सोशल फैब्रिक होता है, वो पूरा खत्म हो जाता है। अगला जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों के लिए जो सामान्य सुविधाएं होती हैं या बेसिक सर्विसेज होती हैं उनकी प्रॉब्लम होती है पुनर्स्थापन वाली जगह पे। अगली चीज, मेंटल और फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। अगली चीज, लोगों का ना भावनात्मक लगाव खत्म हो जाता है, तो क्राइम के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, पर्यावरण के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। चलो, उचित पुनर्वास ना होने के प्रभाव की भी चर्चा कीजिए। तो बताओ, तुम्हारे लिए मैंने इधर से उठा के जंगल में फेंक दिया है, तो सबसे पहला प्रभाव तुम पे क्या आएगा? बताओ, सबको उठा के जंगल में फेंक के आ गया, सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा सब पे? गरीब तो हो ही चुके हो पहले। सबसे पहले ना आदमी की संस्कृति खत्म हो जाती है। यदि प्रॉपर पुनर्वास ना होना तो सब कल्चर खत्म हो जाता है, सबसे बड़ी चीज। अगली चीज कि ना अभी इंदौर में अपन सोचो, सबके पास कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का बहुत बड़ा बंगला, कोई रोड पर रह रहा है। अब सोचो पूरे इंदौर में बाढ़ आ जाए और सबके लिए एक जंगल में ले जाके नए सिरे से बसा रहे हैं, तो जमीन क्या होगी? सबके लिए बराबर बटेगी, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी, खत्म हो जाएगी। हर आदमी क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? सोशल अनरेस्ट बढ़ जाता है या सामाजिक तनाव बढ़ना चालू हो जाता है। जब सामाजिक तनाव बढ़ेगा तो अपराध बढ़ेंगे। अगली चीज, क्राइम बढ़ना चालू हो जाते हैं। क्राइम बढ़ेंगे तो मानव अधिकारों का हनन होना चालू हो जाएगा। लिखा। और इन सब चीजों के फलस्वरूप क्या होगा?
कि लोग ना वल्नरेबल होते जाते हैं, लोगों की वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है। चलो